आप में से बहुत से छात्र ऐसे होंगे जो अलग-अलग लोक सेवा आयोग की परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे। आपकी एक प्रमुख चुनौती होती है कि करंट अफेयर्स के सेक्शन को किस प्रकार से तैयार किया जाए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हर सप्ताह हम आपके सामने एक प्रोग्राम लेकर के आते हैं जिसका नाम है स्पेशल करंट अपडेट। इस प्रोग्राम में हम पिछले एक सप्ताह की सभी महत्वपूर्ण खबरों पर प्रश्नों के माध्यम से चर्चा करते हैं ताकि आपका करंट अफेयर्स का सेक्शन अलग-अलग लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं के अनुरूप तैयार हो सके। तो चलिए आज के प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे और आज के पहले प्रश्न को देखेंगे। आज का हमारा पहला प्रश्न है, सर क्रीक कहाँ स्थित है? ये एक महत्वपूर्ण स्थान है, तो आपको ये बताना है कि ये कहाँ पर स्थित है। आपके सामने चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है गुजरात के कच्छ और सिंध, जो कि पाकिस्तान में स्थित है, उसके बीच, यानी गुजरात और पाकिस्तान के बीच स्थित है। या आप कह सकते हैं कि गुजरात के कच्छ क्षेत्र और पाकिस्तान के सिंध प्रांत के बीच स्थित क्षेत्र है। बंगाल की खाड़ी में स्थित है, या महाराष्ट्र और गोवा के बीच स्थित है, या राजस्थान और पाकिस्तान के बीच स्थित है। भारत के राजस्थान और पाकिस्तान के बीच स्थित है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप इसका उत्तर भी बता सकते हैं। साथ ही वीडियो को पॉज कर सकते हैं और वीडियो को पॉज करने के बाद इसके उत्तर को सोचने का प्रयास कर सकते हैं ताकि अपने स्तर पर भी आपका एक मूल्यांकन होता रहे, जिसके आधार पर आप अपनी तैयारी की रणनीति और दिशा में परिवर्तन कर सके। जहां भी सुधार हो सके वहां सुधार करने की स्थिति में आ जाए। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा भारत के गुजरात राज्य के कच्छ क्षेत्र और पाकिस्तान के सिंध के बीच एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है जिसको हम सर क्रीक के नाम से जानते हैं। यह वस्तुतः एक ज्वारीय क्षेत्र है। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से दलदली क्षेत्र के रूप में भी आप इसको परिभाषित कर सकते हैं। इसकी सीमा रेखा पर भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद है। ये 96 किलोमीटर का अंदरूनी क्षेत्र आप देख सकते हैं। दलदली क्षेत्रों में, कच्छ के रण के दलदली क्षेत्रों में 96 किलोमीटर लंबा एक ज्वारीय मार्ग है। एक ज्वारीय मार्ग के रूप में आप इसको परिभाषित कर सकते हैं, जिसका मुख जो है वो अरब की खाड़ी में खुलता है। यहां पर आप दो रेखाएं देख रहे होंगे, एक हरे रंग की और एक लाल रंग की। जो लाल रंग की रेखा है वो स्वाभाविक रूप से आपको ज्यादा उचित दिखाई दे रही होगी, ज्यादा समुचित दिखाई दे रही होगी, क्योंकि इस ज्वारीय क्षेत्र के लगभग 20 से जाती है। भारत का ये कहना है कि इस ज्वारीय क्षेत्र पर अगर विवाद की स्थिति है तो इस ज्वारीय क्षेत्र के बीच से जो रेखा गुजरती है वो सामान्यतः वही भारत और पाकिस्तान की सीमा होनी चाहिए। और भारत इसके पक्ष में ऐतिहासिक रूप से जो तर्क हैं उन तर्कों को भी सामने रखता है। एक महत्वपूर्ण प्रिंसिपल है जो 1914 के एक महत्वपूर्ण रेजोल्यूशन पर आधारित है और उसको सामान्यतः थालवेग रेजोल्यूशन के नाम से, प्रिंसिपल के नाम से जाना जाता है। उसके आधार पर भारत अपनी इस स्थिति को सामने रखता है जो बेहद तार्किक है। जबकि पाकिस्तान का कहना है कि लगभग ये पूरा ज्वारीय मार्ग जो है ये उसी का है और ये हरी रेखा के रूप में ये सीमा को परिभाषित करने की कोशिश करता है और इसके कारण भारत और पाकिस्तान के बीच इसको लेकर के विवाद है। हाल ही में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक महत्वपूर्ण बयान दिया और उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान इस सीमा रेखा के साथ या क्षेत्र के साथ किसी प्रकार की छेड़खानी करता है तो उसके नतीजे बहुत गंभीर हो सकते हैं। इसी के कारण ये पूरा टॉपिक चर्चा में आया है। तो ज्वारीय मार्ग जो है वो अपनी सीमा रेखाओं पर अलग अलग भारत और पाकिस्तान के दृष्टिकोणों के कारण विवाद का क्षेत्र है। और भारत के कारण तो ये विवाद का क्षेत्र नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि भारत का जो रुख है वो बहुत ही स्पष्ट है और स्पष्ट होने के साथ साथ भारत ऐतिहासिक जो प्रिंसिपल है उसका भी हवाला देता है। तो 96 किलोमीटर लंबा एक ज्वारीय मार्ग है भारत के कच्छ के रण के दलदली क्षेत्र में। और पाकिस्तान, आप देख सकते हैं कि ये भारत का कच्छ का रण है और इधर पाकिस्तान का जो है वो सिंध पड़ता है, सिंध प्रांत पड़ता है। ऐतिहासिक रूप से इस क्षेत्र को बाण गंगा के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन ब्रिटिश औपनिवेशिक काल में एक ब्रिटिश अधिकारी सर क्रीक के नाम पर इसका नाम सर क्रीक रखा गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है और सूचना यह है कि इस दिवाली के अवसर पर दृष्टि संस्थान आपके लिए खास उपहार लेकर के आया है। उपहार क्या है? उपहार यह है कि दृष्टि लर्निंग ऐप पर उपलब्ध सभी ऑनलाइन पेन ड्राइव कोर्सेस और टेस्ट सीरीज पर आपको 14 से 18 अक्टूबर तक दिवाली सेल के रूप में 50% तक का डिस्काउंट प्राप्त होगा। तो इन कोर्सेज से जुड़िए और सफलता की दिशा में आगे बढ़ जाइए। इसके अलावा 25% का डिस्काउंट सभी बुक्स और डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम पर भी आपको प्राप्त होगा 14 से 18 अक्टूबर तक। इसके लिए अभी डाउनलोड करें दृष्टि लर्निंग ऐप, या आप हमें एक नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। नंबर है
8750187501 875001 इस नंबर पर कॉल करके भी आपका जो भी डाउट है वो सारा डाउट आप क्लियर कर सकते हैं और इन प्रोग्राम से जुड़ करके अपने आप को सफलता की दिशा में आगे बढ़ा सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अभ्यास कोंकण 2025 किन देशों की नौसेनाओं के बीच आयोजित किया जा रहा है? आपके सामने ऑप्शंस क्या हैं? ऑप्शंस हैं भारत और जापान, भारत और अमेरिका, भारत और यूके, भारत और नॉर्वे। क्या होगा इसका सही उत्तर? इसका सही उत्तर होगा भारत और यूके। तो हाल ही में ये एक महत्वपूर्ण अभ्यास है जो भारत और यूके की नौसेनाओं के बीच आयोजित हुआ है और इसका एक रणनीतिक महत्व है। रणनीतिक महत्व इसलिए है क्योंकि जिस प्रकार से साउथ चाइना सी में चाइना लगातार असर्टिव होता जा रहा है, अपने अधिकारों को लेकर के आक्रामक होता जा रहा है, उसको देखते हुए हिंद महासागर और पैसिफिक ओशन की स्थिति रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हो गई है, क्योंकि पैसिफिक ओशन और हिंद महासागर को जोड़ने वाला एक प्रमुख मार्ग है जो कि मलक्का जलडमरू मध्य से होते हुए और साउथ चाइना सी से होते हुए हिंद महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ता है। इसी संदर्भ में भारत और यूके की नौसेनाओं के बीच हिंद महासागर में ये एक महत्वपूर्ण अभ्यास के रूप में आप इसको परिभाषित कर सकते हैं, या आप कह सकते हैं कई बार ये हिंद महासागर में होता है, इंग्लिश चैनल में भी होता है जो कि यूके के दक्षिण में लगभग स्थित है। तो आप देखेंगे कि इस बार का वर्ष 2025 का जो कोंकण अभ्यास है भारत और यूके की नौसेनाओं के बीच, ये भारत के पश्चिमी तट पर हुआ है। 5 अक्टूबर 2025 से 12 अक्टूबर 2025 तक 2 चरणों में ये आयोजित हो रहा है और इसके अंतर्गत विशेष रूप से महत्वपूर्ण यह है कि दोनों नौसेनाओं के बीच समुद्री अभियानों में बेहतर म्यूचुअलिटी यानी पारस्परिकता इसके माध्यम से बढ़ेगी। दोनों नौसेनाओं के बीच ट्रस्ट डेवलप करने में भी मदद मिलेगी। अभ्यास द्वारा सुरक्षित, खुला और मुक्त समुद्र सुनिश्चित करने की साझा प्रतिबद्धता की भी पुष्टि होती है और ये पुष्टि बेहद आवश्यक है, क्योंकि चाइना का रवैया जो जिस प्रकार से है नौवहन मार्गों को लेकर के और विशेष तौर से साउथ चाइना सी में, उसको देखते हुए इस प्रकार के उद्देश्य स्वाभाविक है। अभ्यास भारत यूके विजन 2035 में उल्लेखित जो रणनीतिक साझेदारी भारत और यूके के बीच डेवलप होनी है विजन 2035 के अंतर्गत, उसी के अनुरूप है, उसी दृष्टिकोण को कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट ये करता है। अगला प्रश्न है, नवंबर 2025 में होने वाला बिहार चुनाव कितने चरणों में संपन्न होगा? आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं, 2 चरण, 3 चरण, 4 चरण या 5 चरण। सही उत्तर होगा 2 चरण। चलिए, बिहार विधानसभा चुनावों की घोषणा की जा चुकी है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा, और आप ये भी जानते हैं कि 2 चरणों में चुनाव होगा। कितनी सीटों के लिए चुनाव होगा? 243 सीटों के लिए चुनाव होगा और बहुमत के लिए कितने सीटों की आवश्यकता होगी? 122 सीटों के लिए आवश्यकता होगी। चुनाव आयोग जैसे ही किसी राज्य में चुनाव तिथियों की घोषणा करता है, वैसे ही उस राज्य में चुनावी आचार संहिता लागू हो जाती है। तो इस प्रकार से बिहार चुनाव की ये जो पूरी प्रक्रिया है ये लगभग 40 दिन तक चलने वाली है। जो पहले चरण के चुनाव होंगे वो 121 सीटों के लिए होंगे और उसके लिए मतदान होगा 6 नवंबर को। दूसरे चरण के चुनाव में 122 सीटों के लिए चुनाव होंगे और वोटिंग होगी 11 नवंबर को, और बिहार विधानसभा चुनावों के नतीजे 14 नवंबर को घोषित कर दिए जाएंगे। अगर हम वर्ष 2020 के चुनावी नतीजों के बारे में बात करें तो उस समय हमें 2 गठबंधन देखने को मिले थे चुनावों के अंतर्गत, एनडीए यानी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन और एक महागठबंधन। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को उसमें 37.26% वोट प्राप्त हुए थे और महागठबंधन को 37.23% वोट प्राप्त हुए थे, यानी इनके वोट प्रतिशत में अंतर मात्र 0.03% था। यानी एक बहुत ही कांटे की टक्कर दोनों गठबंधनों के बीच देखने को मिली थी, जिसकी उम्मीद वर्ष 2025 के विधानसभा चुनाव में भी वोटर्स के द्वारा की जा रही है, बिहार की जनता के द्वारा की जा रही है। अगला प्रश्न है, भारत का तीसरा वेरी लार्ज गैस करियर यानी वीएलजीसी कौन सा है? आपके सामने ऑप्शंस हैं, सह्याद्री, आनंदमयी, अरावली या शिवालिक। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका उत्तर आप हमें बता सकते हैं कि भारत का तीसरा वेरी लार्ज यानी बहुत बड़ा गैस करियर कौन सा है? कौन सा है? सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर होगा शिवालिक। शिवालिक इसका नाम क्यों रखा गया है? क्योंकि हिमालय की अगर आप श्रेणी देखेंगे, शिवालिक का ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन डी इसका ऑप्शन डी है, तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। शिवालिक नाम क्यों रखा गया है? आप हिमालय की श्रेणियां देखते हैं
तो हिमालय की जो श्रेणियां हैं उसको मोटे तौर पर आप 3 भागों में विभाजित करते हैं। एक सबसे उत्तरी श्रेणी, एक मध्य वाली श्रेणी और एक दक्षिणी श्रेणी। ये जो पूरी दक्षिणी श्रेणी है हिमालय की, सामान्यतः इसको शिवालिक श्रेणी के रूप में भी परिभाषित किया जाता है, जो हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रेणी है। तो उसी के नाम पर इसका नाम रखा गया है। विशाखापट्टनम बंदरगाह पर भारत का तीसरा बहुत बड़ा यानी वेरी लार्ज गैस करियर प्राप्त हुआ है भारत को, जिसका नाम है शिवालिक, और भारतीय ध्वज के तहत इसको प्राप्त किया गया है। इस जहाज का निर्माण कहां पर हुआ है? दक्षिण कोरिया में ही निर्मित हुआ है। भारत की इससे समुद्री और ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित होगी। किस प्रकार से? समुद्री और ऊर्जा सुरक्षा में भारत को आत्मनिर्भरता भी प्राप्त होगी और समुद्री और ऊर्जा सुरक्षा के अंतर्गत ये विशिष्ट भूमिका निभाने वाला है। आप ये जानते हैं कि भारत अपनी ऊर्जा का बहुत ज्यादा आयात करता है, गैस जरूरतों का भी आयात करता है, कोयल और गैस जरूरतों के साथ साथ भारत जो हाइड्रोकार्बन उत्पाद है, विशेष रूप से जो कच्चा तेल है, उसके भी आयात पर ज्यादातर निर्भर है। और इस आयात में मध्य पूर्व का क्षेत्र विशेष रूप से भूमिका निभाता है। अगर भारत के पास बहुत बड़े गैस करियर होंगे या कच्चे माल या कच्चे तेल को ढोने वाले करियर होंगे, जहाज होंगे, तो उससे जहाजों का जो आवागमन है, एक ही बार में एक ही जहाज के माध्यम से हम बहुत ज्यादा ऊर्जा की प्राप्ति कर सकते हैं। और बहुत ज्यादा ऊर्जा की प्राप्ति कर सकते हैं तो इससे भारत का खर्च भी कम होगा, लागत भी कम आएगी, जो भारत की अर्थव्यवस्था में किसी न किसी प्रकार से अप्रत्यक्ष रूप से इस्तेमाल की जा सकती है। तो इसलिए इनका विशेष रूप से महत्व है अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के अंतर्गत, समुद्री क्षेत्र में भारत की फुटप्रिंट को बढ़ाने के अंतर्गत और भारत की ऊर्जा सुरक्षा को भी सुनिश्चित करने के अंतर्गत। और इसलिए भारत की पूरी कोशिश है कि जो बहुत बड़े गैस करियर हैं या कच्चे तेल के करियर हैं, कच्चे तेल का वहन करने वाले, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने वाले जहाज हैं, उनका निर्माण किया जाए और उन्हें भारतीय बेड़े में शामिल किया जाए। ये नाम हिमालय की शिवालिक पर्वतमाला से आया है। जहाज जो है वो 82,000 सीबीएम क्षमता वाला अत्याधुनिक एलपीजी करियर है, यानी जो एलपीजी गैस है उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने में सक्षम है। इसमें बहुत ही उच्च स्तर के सुरक्षा मानकों का इस्तेमाल किया जाता है। ताप नियंत्रण सुविधाएं भी हैं ताकि किसी प्रकार की दुर्घटना ना हो, और इसके अलावा ऑपरेशनल सिस्टम भी बहुत बेहतर इसका है। अपनी पहली यात्रा के दौरान शिवालिक ने यूएई यानी यूनाइटेड अरब अमीरात के रुबाई से 46,000 मीट्रिक टन से अधिक एलपीजी, जो कि प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण है, उसको लेकर विशाखापट्टनम तक की अपनी यात्रा को पूरा किया है और ये आपूर्ति की गई है एलपीजी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड को। साथ ही जहाज का जो स्वामित्व है वो शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के पास है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान का पहला नमो बायोडायवर्सिटी पार्क कहाँ स्थित है? आपके सामने ऑप्शंस हैं, जयपुर, उदयपुर, अलवर या जोधपुर। इसका सही उत्तर क्या होगा? हाल ही में इसका उद्घाटन किया गया है और ये स्थित कहां पर है? अलवर के महत्वपूर्ण बांध पर इसको एक तरह से स्थापित किया गया है, बांध में इसको उद्घाटित किया गया है। राजस्थान का पहला नमो बायोडायवर्सिटी पार्क, जिसे नमो वैन के नाम से भी जाना जाता है, अलवर के प्रताप बांध में हाल ही में इसका उद्घाटन किया गया है। और इसकी मुख्य विशेषताओं की अगर बात करें तो ये शहरी जो पूरा संरचना है, शहरी संरचना में जो ग्रीन दृष्टिकोण है उसको स्थापित करने का है। शहरी संरचना के अंतर्गत जो हमारी ग्रीनरी है वो शहरी स्ट्रक्चर के अंतर्गत कहीं ना कहीं नष्ट होती जा रही है, और अगर हम इस प्रकार के शहरी क्षेत्रों में बायोडायवर्सिटी पार्क की स्थापना करेंगे तो शहरी पारिस्थितिकी तंत्र में एक महत्वपूर्ण बदलाव ला सकते हैं और शहरों को भी हरा भरा बना सकते हैं, वो भी पारिस्थितिकी तंत्र को मेंटेन करने में भूमिका का निर्वहन कर सकते हैं। यही इसके पीछे दृष्टिकोण है। पार्क अलवर का ये जो पार्क है बायोडायवर्सिटी पार्क, ये अलवर का हरित फेफड़ा बनेगा निश्चित रूप से। ऐसा मान करके ही, ऐसा उद्देश्य रख करके ही इसका उद्घाटन किया गया है। पर्यावरण के प्रति जागरूकता भी बढ़ाएगा और नागरिकों को इको फ्रेंडली यानी पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली अपनाने के लिए भी प्रेरित करेगा। संरक्षण में, पर्यावरण संरक्षण में जनता की भागीदारी को भी स्थापित करेगा और भारत के जो जलवायु लक्ष्य हैं, जिसके अंतर्गत जैव विविधता का संरक्षण करना एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है, उसके अंतर्गत भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होने वाली है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2025 के नोबेल पुरस्कार रसायन विज्ञान का विषय क्या है? आपके सामने ऑप्शंस क्या हैं? डीएनए एडिटिंग तकनीक का विकास, लिथियम आयन बैटरी का आविष्कार, मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क्स का विकास, हरित रसायन ग्रीन केमिस्ट्री में योगदान।
इसका सही उत्तर है वर्ष 2025 का रसायन विज्ञान का जो नोबेल पुरस्कार है वो मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क्स के विकास के लिए प्रदान किया गया है। किसे प्रदान किया गया है, चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। ये प्रदान किया गया है सुसुमु किटागावा, रिचर्ड रॉबसन और ओमर यागी को। क्यों प्रदान किया गया है? मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क के विकास के अंतर्गत। मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क को आप किस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं? इनको किस तरह के सब्सटेंस के रूप में, किस तरह के पदार्थ के रूप में आप परिभाषित करेंगे? इनकी जो संरचना होती है वो क्रिस्टल नुमा संरचना होती है। सामान्यतः क्रिस्टल नुमा संरचना के रूप में आप इनको परिभाषित कर सकते हैं। जैसे नमक की एक क्रिस्टल संरचना होती है, आप चीनी की एक क्रिस्टलीय संरचना देखते हैं और एक उनका तयशुदा पैटर्न होता है। इसी प्रकार से मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क का भी आप एक नियत पैटर्न देख सकते हैं और इनके दो महत्वपूर्ण भाग होते हैं जो इनके नामों से आप पहचान सकते हैं। मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क्स, तो मेटल में मेटल आयन दो भाग होते हैं। एक भाग बनता है मेटल आयन यानी धातु आयनों से या धातु आयन या क्लस्टर से। और धातु आयनों में कौन कौन से आयन होते हैं? जैसे कॉपर का हो सकता है, कॉपर आयन, जिंक आयन या एल्यूमिनियम आयन, ये हो सकते हैं। साथ ही इनको जोड़ने वाले ऑर्गेनिक मॉलिक्यूलर यानी जो कार्बनिक अणु है, आप इनको इस प्रकार से समझ सकते हैं जैसे मान लिया कोई कुर्सी है तो किसी चेयर के अगर पैरों को परिभाषित करेंगे तो उसको मेटल आयन के रूप में आप देख सकते हैं। और इनको जोड़ने वाले कुछ छड़े भी होते हैं तो उन जोड़ने वाली छड़ों को आप कार्बनिक अणु के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। तो इनसे पूरी कुर्सी का निर्माण होता है। लेकिन ये एक इस प्रकार की कुर्सी है जिसमें छोटे छोटे, बहुत ही छोटे छोटे नैनो आकार के छिद्र होते हैं और इनको हम कहते हैं नैनोपोर्स, नैनोस्कोपिक रूम्स, यानी बहुत छोटे छोटे छिद्र हैं और नैनोस्कोपिक पोर्स के रूप में इनको परिभाषित कर सकते हैं। इसकी विशेषता क्या है? जैसे ये स्पंज की तरह काम करते हैं। जैसे आप स्पंज को लेते हैं, उसको पानी में डाल दे तो वो बहुत ज्यादा पानी सोख लेगा, या रस में डाल दे तो रस को सोख लेगा। आपने स्पंज रसगुल्ला खाया होगा तो वो क्या है कि अपने भीतर रस को सिकोड़ करके रखता है। ये इस प्रकार के मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क हैं जो कई तरह की गैसों का संग्रहण कर सकते हैं, उनका भंडारण करने में ये सक्षम है और इसलिए इनका बेहद ज्यादा महत्व है। बेहद ज्यादा महत्व क्यों है? वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का अगर अतिरिक्त सांद्रण हो गया है, कॉन्सेंट्रेशन हो गया है, तो वायुमंडल से अतिरिक्त कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण कर सकते हैं, सिक्वेस्ट्रेशन कर सकते हैं, जिससे ग्लोबल वार्मिंग की समस्या का समाधान करने में इनकी भूमिका स्थापित हो सकती है। पानी को शुद्ध कर सकते हैं। अगर किन्हीं क्षेत्रों में पानी में कई तरह के संदूषक हैं, जैसे कैडमियम है या आर्सेनिक है या कीटनाशक है, तो ये उनको प्रदूषकों को भी अवशोषित कर सकते हैं, संदूषकों को अवशोषित कर सकते हैं, पानी को शुद्ध कर सकते हैं। भविष्य का स्वच्छ ईंधन है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के सामने सबसे बड़ी समस्या है कि उसका भंडारण किस प्रकार से किया जाए, तो इनके माध्यम से हाइड्रोजन का भंडारण भी किया जा सकता है। रेगिस्तानी क्षेत्रों की समस्या है कि वहां पानी नहीं है, वहां लेकिन हवा में जो नमी मौजूद है उसमें पानी है, तो ये नमी को सोख सकते हैं और फिर उसका प्रवाह पानी के रूप में कर सकते हैं। तो कई तरह की समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। तो बहुत ही क्रांतिकारी खोज के लिए, ये मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क की खोज के लिए ये पुरस्कार प्रदान किया गया है इन 3 वैज्ञानिकों को। अब हम इसी वीडियो के माध्यम से, अच्छा इनकी खास बात क्या है कि 1 ग्राम जो मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क है उसका जो अंदरूनी सतही क्षेत्रफल है, क्योंकि आयन से बने हैं, मॉलिक्यूलर से जुड़े हैं, तो त्रिआयामी संरचना है, तो 1 ग्राम मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क का जो अंदरूनी सतही क्षेत्रफल है वो 1 फुटबॉल के मैदान के बराबर हो सकता है। तो आप इसको देखिए कि कितना बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन ये ला सकते हैं। अब हम सभी नोबेल पुरस्कार जिनकी अब तक घोषणा हुई है उनके बारे में बात कर लेते हैं। अभी तक की जानकारी के अनुसार इकोनॉमिक्स का जो नोबेल पुरस्कार है वो अभी उसको देने की घोषणा नहीं हुई है। बाकी फिजिक्स का और फिजियोलॉजी का यानी मेडिसिन का, साहित्य का और शांति पुरस्कार घोषित हो चुका है। तो इनके नामों को एक बार जान लेते हैं ताकि आपके एग्जामिनेशन में आए तो आपको नामों का पता रहे। जैसे फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार वर्ष 2025 का देने की घोषणा किसे हुई है? जॉन क्लार्क, माइकल डेवोरेट और जॉन मार्टिनेस। क्यों प्रदान किया गया है? क्योंकि इन्होंने जो मैक्रोस्कोपिक क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग है उसकी डिस्कवरी में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
क्वांटम मैकेनिक्स को आप किस प्रकार से समझते हैं? क्वांटम मैकेनिक्स एक इस प्रकार की भौतिकी है जो बहुत ही सूक्ष्म कणों के व्यवहार का अध्ययन करती है। जैसे विद्युत का सबसे प्रारंभिक यूनिट कौन सी है? आपका इलेक्ट्रॉन है। इसी तरह से प्रकाश का जो यूनिट कौन सी है? सबसे छोटी यूनिट फोटोन है। तो इस तरह के कणों का एटम, पदार्थ का सबसे छोटी यूनिट के रूप में एटम को परिभाषित कर सकते हैं। इसके अलावा जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है वो भी क्वार्क्स से बने हैं, तो इनका भी अध्ययन करने का प्रयास क्वांटम मैकेनिक्स के द्वारा किया जाता है। अब क्वांटम मैकेनिक्स बहुत ही सूक्ष्म स्तर पर चलने वाली भौतिकी है। सामान्य व्यवहारिक जीवन में जो भौतिकी के नियम लागू होते हैं वो क्वांटम मैकेनिक्स में लागू नहीं होते, लेकिन इन तीन वैज्ञानिकों ने प्रयोगों के माध्यम से ये सिद्ध करके दिखाया है कि व्यवहारिक जीवन में भी क्वांटम भौतिकी के नियम लागू हो सकते हैं, और इसीलिए इनको ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। फिजियोलॉजी या मेडिसिन का जो वर्ष 2025 का नोबेल पुरस्कार है वो किसे प्रदान किया गया है? मैरी ब्रंको, फ्रेड रेमस्टिल और शिमोन साकागुची। इनको क्यों प्रदान किया गया है? क्योंकि इन्होंने एक महत्वपूर्ण खोज की है, और खोज इनकी किससे संबंधित है? हमारे शरीर में बहुत सी टी कोशिकाओं का निर्माण होता है, लाखों टी कोशिकाओं का निर्माण होता है, जो हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। प्रतिरक्षा प्रणाली का महत्वपूर्ण हिस्सा है टी कोशिकाएं। टी कोशिकाओं का काम क्या करता है, या प्रतिरक्षा प्रणाली किस प्रकार से काम करती है? जैसे हमारे शरीर में बहुत से रोगजनक हैं, चाहे वो बैक्टीरिया है, अगर हमारा शरीर बैक्टीरिया से प्रभावित होता है, वायरस से प्रभावित होता है, या अन्य रोगजनकों का से प्रभावित होता है, तो हमारे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली टी कोशिकाएं क्या करती हैं? उन पर हमला करती हैं, उनको नष्ट करने का काम करती है। कैंसर कोशिकाओं को भी नष्ट करने का काम करती हैं। लेकिन कई बार क्या है कि टी कोशिकाएं इस प्रकार से व्यवहार करना शुरू कर देती हैं कि अपने ही शरीर की सही कोशिकाओं पर हमला करना शुरू कर देती हैं, जिससे कई तरह के ऑटो इम्यून डिजीज होते हैं, क्योंकि हमारे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली ने खुद ही अपने ही शरीर की मुख्य कोशिकाओं पर, सही कोशिकाओं पर हमला करना शुरू कर दिया, क्योंकि उन्होंने गलती से पहचान लिया कि ये दुश्मन कोशिकाएं हैं। अब इसमें प्रमुख भूमिका कौन निभाता है? जो टी कोशिकाएं हैं, इसके अंतर्गत जो रिएक्टिव टी कोशिकाएं हो गए हैं, जो अपने ही शरीर के सही अंगों पर, कोशिकाओं पर हमला कर रही हैं, इनको रोकने का काम कौन करता है? इनको रोकने का काम एक महत्वपूर्ण कोशिकाएं ही करती हैं, जिनका निर्माण एक महत्वपूर्ण जीन के नाम से होता है, जिसका नाम है फोक्स-पी जीन, फोक्स-पी3 जीन। इस जीन के माध्यम से हम उन कोशिकाओं का निर्माण होता है, वे कोशिकाएं डेवलप होती हैं जो कि रिएक्टिव टी कोशिकाओं को नियंत्रित करने का काम करती है, फोक्स-पी3 जीन। तो इनके द्वारा इसकी पहचान की गई। पहले इस महत्वपूर्ण जो एक इस रिएक्टिव जो टी कोशिकाएं हैं, उनको रोकने वाली जो कोशिकाएं हैं, उनकी पहचान की गई थी, और फिर उस जीन की पहचान की गई जो कि इस रिएक्टिव टी कोशिकाओं को रोकने का काम करती थी कोशिकाएं, जिसके विकास और नियंत्रण में फोक्स-पी3 जीन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था। तो इनके द्वारा एक महत्वपूर्ण खोज की गई, एक महत्वपूर्ण जीन की खोज की गई। अब हम ऑटो इम्यून डिसीज को ज्यादा बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, और फोक्स-पी3 जीन के माध्यम से अगर हम भविष्य में इस तरह से सक्षम हो जाएंगे कि ऑटो इम्यून डिजीज के भी बेहतर इलाज में सक्षम हो सकते हैं। अब आइए, लिटरेचर का नोबेल प्राइज किसे प्राप्त हुआ है? यह प्राप्त हुआ है हंगरी के साहित्यकार को, लेज़लो क्राजनाहोरकाई इनका नाम है। हंगरी के साहित्यकार है लेज़लो क्राजनाहोरकाई। इनके लेखन की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इनके लेखन में आपको बहुत लंबे लंबे सेंटेंसेस मिलेंगे। इनका जो सेंटेंस है, अगर आप पढ़ेंगे तो ये दिखेगा कि सेंटेंस खत्म ही नहीं हो रहा है। इसके अलावा इन्होंने एक, वो कहते हैं ना कि जहां ऐसी स्थिति की कल्पना की जाए कि सब कुछ खत्म होने वाला है, उस तरह के लेखन को लेकर के, और उस तरह के लेखन में अपनी आर्ट को लेकर के ये बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। जो शांति का नोबेल प्राइज है वो वेनेजुएला की विपक्षी नेता, जिनका नाम है मारिया कोरिना मचाडो, उनको प्रदान किया गया है। और इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण काम किया है। महत्वपूर्ण काम क्या किया है कि 1990 के दशक के बाद से वेनेजुएला में तानाशाही के तत्व ज्यादा दिखाई देते हैं। लोकतांत्रिक संस्थाओं का पतन हुआ। 2000 के दशक
से लेकर के वर्ष 2010 के दशक और फिर अब भी लोकतांत्रिक संस्थाओं के पतन की स्थिति देखने को मिली है। लोकतांत्रिक संस्थाओं के पतन के साथ साथ वहां के आर्थिक स्ट्रक्चर भी बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। भ्रष्टाचार व्यापक है। इससे देश की बहुत बड़ी जनसंख्या, पिछले 1-2 सालों में ही लगभग 8 मिलियन लोगों ने, वेनेजुएलन्स ने देश छोड़ा है। ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। लेकिन कुछ लोग हैं जो लोकतांत्रिक शासन की स्थापना के लिए, साथ ही तानाशाही शासन से लोकतंत्र की स्थापना के शांतिपूर्ण प्रयासों में लगे हुए हैं और उन्हीं प्रयासों की एक महत्वपूर्ण प्रणेता है और जो उन प्रयासों को नेतृत्व प्रदान कर रही है वो है मारिया कोरिना मचाडो। और इनके इन्हीं योगदान को देखते हुए वर्ष 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार इनको देने की घोषणा की गई है। तो अभी तक इन्हीं नोबेल पुरस्कार के देने की घोषणा की गई थी। अब हम आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न प्रस्तुत करते हैं जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आपके सामने ऑप्शंस क्या हैं? ऑप्शंस हैं न्यूयॉर्क, पेरिस, लंदन या जिनेवा। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।